नमस्कार बच्चों, आज हम एनडीए विद नवीन सर में जीएस की क्लास स्टार्ट करेंगे। जीएस में आज हम पहली क्लास स्टार्ट करेंगे नदियों से। ठीक है, तो देखो नदियों को थोड़ा सा ब्रीफ इस तरह हम समझ लेते हैं। ठीक है, फिर इसका एक क्लासिफाइड विवरण धीरे धीरे हम समझेंगे। तो देख लो, पहले जैसे हम नदी को समझे, पहले मैं एक पॉइंट उठाता हूँ सीधे नदी, और नदी के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। देखो, नदी दो प्रकार से निर्मित होती है। एक हमारी नदियां निर्मित होती हैं ग्लेशियर से, ठीक है, और दूसरी जो नदियां हैं उनका निर्माण होता है वर्षा जल से। वर्षा जल से तो देखो, दो प्रकार से नदियों का निर्माण होता है, एक ग्लेशियर से, दूसरा वर्षा जल से। अब देखो, ग्लेशियर से जो निर्मित नदियां हैं वो लगभग हिमालयन नदियां हैं, यानी अधिकांश नदियां कहां से हैं? हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। कहां से निकलती है भाई? हिमालय से। लेकिन जो वर्षा जल से निर्मित नदियां हैं वो सभी या कह सकते हो अधिकांश नदियां प्रायद्वीपीय हैं। प्रायद्वीपीय इन द सेंस की दक्षिण भारतीय है, इस भाग में तैयार होती है, यानी पेनिनसुला। ठीक है, प्रायद्वीप को इंग्लिश बोलते हैं पेनिनसुला, यानी प्रायद्वीपों पर बनने वाली नदियां जो अधिकांशतः कैसी हैं भाई? वर्षा जल से। अब देखो, इनमें एक पॉइंट और हम जान सकते हैं कि देखो, वर्षा जल से जो निर्मित नदियां होती हैं इनको हम बोलते हैं प्रौढ़ नदी। प्रौढ़ मतलब एडल्ट, जो अपना मार्ग निर्धारित कर चुकी हैं। हिमालयन नदियां क्या है? इनको बोलते हैं यंगेस्ट रिवर, यानी कि ये भी जवान है। ठीक है, अपना रास्ता बदल भी रही हैं कुछ, और कुछ उसी रास्ते से चल रही हैं। तो उत्तर भारतीय नदियां कैसी है? हमारी यंगेस्ट रिवर है, और दक्षिण भारतीय नदियां कैसी है? एडल्ट, यानी प्रौढ़ नदियां हैं, जो अपना निर्माण या अपने रास्ते का निर्माण कर चुकी हैं। ठीक है, अब देखो, इन दो प्रकार से निर्मित नदियों को हम भारत में चार भागों में डिवाइड करके समझ सकते हैं, अलग अलग वर्गों में, कि अलग अलग नदी जल तंत्र हैं और उनमें बहुत सारी सहायक नदियां हैं, और उन सहायक नदियों के साथ भी जो जो पॉइंट्स बनते हैं उन सबको भी थोड़ा थोड़ा करके हम समझेंगे। तो देखो, इन नदियों के निर्माण के क्रम को हमने चार भागों में बांटा। देखो, जैसे पहला हमारा क्या है? सिंधु नदी जल तंत्र है, सिंधु नदी जल तंत्र है। ठीक है, दूसरा हमारा है गंगा नदी जल तंत्र है, गंगा नदी जल तंत्र है। ठीक है, और तीसरा हमारा है ब्रह्मपुत्र नदी जल तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी जल तंत्र। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं लिखूंगा, आप समझ लीजिएगा, मैं बेसिकली मैं बोलता चल रहा हूं। और चौथा हमारा प्रायद्वीपीय नदी जल तंत्र है, प्रायद्वीपीय नदी जल तंत्र। आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो जितनी भी ये दो प्रकार की नदियां हैं इनको चार भागों में वर्गीकृत कर दिया है मैं। तो आपको एक एक करके समझाऊंगा कि कौन सी नदी का क्या महत्व है और किससे क्या क्या क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, वो सब समझेंगे। तो सिंधु नदी जल तंत्र, गंगा नदी जल तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी जल तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी जल तंत्र। अब एक पॉइंट यहाँ पर समझने वाला ये है कि देखो, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये उत्तर भारत से यानी उत्तरी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां हैं। कुछ भारत के बाहर से, कुछ भारत के अंदर से हैं। तो ये लगभग कैसी नदियां हैं? ग्लेशियर नदियां हैं, यानी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। जबकि ये वाली जो नदियां हैं ये कैसी हैं? वर्षा जल से निर्मित नदियां हैं। तो अब हम इनको एक एक करके समझ लेते हैं, एक एक जल तंत्र के बारे में। तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि ग्लेशियर से कैसे बनती है और वर्षा जल से कैसे बनती है। तो थोड़ा सा हम बात करते हैं, चलो आज सिंधु नदी जल तंत्र की। ठीक है, तो देखो, अब मैं लिख देता हूं यहां पे सिंधु नदी जल तंत्र। आज यही हमारा चैप्टर रहेगा और इसी को हम ध्यान से समझेंगे, सिंधु नदी जल तंत्र, और इसी के सारे क्वेश्चन हम समझेंगे। देखो, पहले छोटे पॉइंट और मैं बता देता हूं कि देखो, कोई भी नदी के कुछ बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी आपको समझना है। जैसे कि ये है सिंधु नदी जो जल तंत्र है हमारा, सिंधु नदी जल तंत्र। तो अब कोई नदी कहीं से निकलती है, कहीं पर समाप्त होगी। इससे भी थोड़े थोड़े क्वेश्चन, पॉइंट वाले क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी हम थोड़ा थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखो, कोई नदी जब कहीं से निकलती है तो कहीं पर जाके समाप्त भी होगी। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई नदी का उद्गम स्थल ये है, ये निकल रही है मान लो नदी, तो ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं उद्गम स्थल। उद्गम स्थल, ये भी क्वेश्चन है परीक्षाओं में, पूछ लेता है डायरेक्ट
कि नदी जहां से निकलती है उसको क्या बोलते हैं, तो उद्गम स्थल, इसको बोलते हैं ऑरिजिन पॉइंट, ठीक है। और कोई नदी जहां पर समाप्त होती है, जैसे मान लो ये बहती आ रही है और अंत में कहीं पर जाकर के ये किसी सागर में या किसी झील में कहीं पर जाकर के मिल गई, तो जहां पर ये समाप्त होती है उसको बोलते हैं हम मुहाना। तो इन पॉइंटों को भी आपको समझना है। मुहाना मतलब टी पॉइंट, जहां पर नदी जाकर के समाप्त हो गई, एंड पॉइंट भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। दूसरा, अब कोई नदी बह रही है तो ऐसा तो है नहीं कि अकेले चली जाएगी, बहुत सारी उसके साथ छोटी मोटी नदियां भी जुड़ती है। तो जैसे मान लो इधर से इससे कोई नदी जुड़ गई, ऐसे 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 करके, फिर इधर से एक नदी कोई जुड़ गई, ठीक है। तो जब किसी नदी में कोई नदी जुड़ती है तो उसको बोलते हैं सहायक नदियां, एड रिवर, सहायक नदी, ठीक है। अब किसी नदी की 10 सहायक नदियां हो सकती है, 20, 100, 50। तो एक छोटा सा पॉइंट ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सहायक नदियां हैं अमेजन नदी की, ठीक है। दक्षिण अमेरिका की नदी है, ब्राजील से निकलती है और उसकी लगभग 4000 सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि अमेजन के जंगल दुनिया में सबसे घने जंगल हैं, तो उसका कारण ही यही है कि वहां वर्षा भी खूब होती है और खूब सारी नदियां भी प्रवाहित होते हैं। तो सबसे ज्यादा दुनिया में सहायक नदियां किसकी हैं, अमेजन नदी की। भारत में भी बहुत सारी ऐसी नदियां जिनकी काफी मात्रा में सहायक नदियां हैं, ठीक है। ऐसे सिंधु की भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, उनको भी आपको समझेंगे। तो देखो, एक तो पॉइंट है कि जब किसी नदी से कोई नदी मिली तो सहायक नदियां, लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई नदी मान लो बह रही है और कोई अवरोध आ गया बीच में, तो रास्ते भी बदलेगी। जैसे मान लेते हैं कि एक नदी बहते बहते यहां पर आई, पहाड़ आ गया, तो एक रास्ता, एक नदी यहां चली गई और एक धारा उसकी यहां चली गई, ठीक है। तो जब कोई नदी किसी अवरोध के कारण 2 भागों में बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं जल विभाजक। जैसे ये वाला जो पार्ट हो गया, इसको हमने बोल दिया जल विभाजक, ठीक है, वाटर डिवाइडर बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। और जो नदी 2 भागों में बटी, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, इनको बोलते हैं वितरिका। तो ये टर्म्स हैं नदियों के जो आपकी परीक्षाओं के लिए निकलते हैं। तो देखो, कोई नदी मान लो जब बहते हुए 2 भागों में बट गई तो उसको बटी हुई धाराओं को क्या बोलते हैं, वितरिका। इंग्लिश में बोलते हैं इनको ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। बहुत सारी नदियां हैं भारत में जो कई धाराएं बना लेती हैं, मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। और जिसके कारण वो ट्रिब्यूटरीज बनाती है उसको हम बोलते हैं जल विभाजक, ठीक है, वाटर डिवाइडर बोलते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपकी नदियों से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बेसिकली इनको आपको याद रखना कि उद्गम स्थल क्या होता है, मुहाना क्या होता है, सहायक नदियां क्या होती हैं, ठीक है, वितरिका क्या होती है। एक छोटा सा पॉइंट और है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है। जैसे एक वर्ड अक्सर पूछा जाता है कि द्रोणी क्या होती है, ठीक है। द्रोणी को इंग्लिश बोलते हैं बेसिन, क्या बोलते हैं, बेसिन बोलते हैं, ठीक है। देखो, जब किसी नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हो जाती हैं, ठीक है, तो अब बहुत सारी सहायक नदियां हो जाएंगी तो वो बहुत सारा क्षेत्र भी घेरेगी। अब जब बहुत सारा क्षेत्र घेरेगी तो बहुत सारे जल का विस्तार भी करेगी, ठीक है। उस विस्तृत क्षेत्र में विस्तृत जल राशि की क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, द्रोणी, उस नदी की द्रोणी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन देखो, अभी जैसे 2 मिनट पहले मैंने बताया था कि अमेजन नदी दुनिया में सबसे ज्यादा ऐसी नदी जिसकी सबसे ज्यादा सहायक नदियां हैं, तो ऑब्वियस उसी की भी सबसे बड़ी क्या होगी, द्रोणी भी होगी। यानी नदी जितने क्षेत्र में अपना जल एकत्रित करती है या जल फैलाती है उसको उस नदी की क्या बोलते हैं, द्रोणी बोलते हैं, ठीक है। तो दुनिया में सबसे बड़ी द्रोणी किसकी है, अमेजन बेसिन की, ठीक है। भारत में देखो सबसे बड़ी द्रोणी है ब्रह्मपुत्र की, ठीक है, लेकिन भारत के अंदर नहीं है, अलग अलग क्षेत्रों में, तो हम बाद में समझेंगे कि भारत की स्थिति में क्या क्या है, ठीक है। तो समझ के, बेसिन क्या होता है कि कोई नदी सहायक नदी के साथ जितने जल क्षेत्र में अपना जल अधिग्रहित करती है उसको हम क्या बोलते हैं, द्रोणी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, ये हो गए बेसिक पॉइंट्स जो अक्सर नदियों से पूछे जाते हैं, ये उसकी ब्रीफिंग हो गई, ठीक है। अब उस ब्रीफिंग में हमारा सबसे पहला चैप्टर है सिंधु नदी जल तंत्र। तो इसके छोटे छोटे पॉइंट्स हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो इतना समझ ही गए होंगे आप। तो अब सीधे हम बात करते हैं किसकी, सिंधु नदी जल तंत्र की, ठीक है। अब देखो, सिंधु नदी जल तंत्र भारत में भी इसका बहुत सारा हिस्सा है और इसकी जो प्रमुख नदियां हैं वो भारत के बाहर से निकलती हैं। तो जैसे हम बात करें सिंधु नदी की, ठीक है,
तो सिंधु नदी देखो यहां पर आपने पढ़ा होगा, तिब्बत एक क्षेत्र पड़ता है, ये तिब्बत पहले एक इंडिपेंडेंट देश था, आज की डेट चीन के अंडर में है, ठीक है, जानते हो। तो यूं कह सकते हो कि इस समय जो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है वो क्या है भाई, तिब्बत, ठीक है, तिब्बत में या चाइना कह सकते हो। तिब्बत में एक जगह है, एक झील है यहाँ पे, ठीक है, मानसरोवर झील आपने सुना होगा, मानसरोवर की यात्रा भी होती है। यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। अब देखो ये वही सारे पॉइंट यहां पर आएंगे, वो सब आपको याद रखने हैं। तो सिंधु नदी जो है वो कहां से निकलती है, तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है सिंधु, ठीक है। अब देखो सिंधु नदी निकली कहां से, तिब्बत से, और यहां से ये भारत में प्रवेश कर गई, ठीक है। भारत में एक पहाड़ी रेंज है जिसको हम बोलते हैं जास्कर श्रेणी। तो भारत में जो सिंधु नदी है किस जगह से प्रवेश करती है, जास्कर श्रेणी से प्रवेश करती है, ठीक है। जास्कर श्रेणी से प्रवेश कर जम्मू कश्मीर के उत्तरी भाग से, लद्दाख से होते हुए ये सीधे पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो देखो ये एक अंतरराष्ट्रीय नदी भी है, ठीक है। परीक्षा में ये भी पूछा जाता है, कई अक्सर आपसे पूछ लेगा कि सिंधु नदी कैसी है, तो आप बोलोगे इंटरनेशनल रिवर है, ठीक है। जब कोई अंतरराष्ट्रीय नदी होती है तो इंटरनेशनल डिस्प्यूट भी होते हैं, तो वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो सिंधु नदी कैसी है, एक अंतरराष्ट्रीय नदी है, ठीक है। इसकी लंबाई लगभग है हम 2880 किलोमीटर है, लगभग 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। लेकिन इसकी ये पूरी लंबाई है, भारत में इसकी लंबाई लगभग 1100-1150 किलोमीटर है। एग्जैक्ट अगर पूछो तो आप बोल सकते हो 1180 किलोमीटर, ठीक है, और रफली आप बोल सकते हो 1100-1150 किलोमीटर की रेंज पड़ती है। तो पूरी लेंथ इसकी कितनी है, लगभग 2880 किलोमीटर। अब पॉइंट सुन लो इसमें, देखो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है, तो आपका जवाब होगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है, तो आपका जवाब होगा सिंधु, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी में और की, तो की में आप जवाब दोगे गंगा, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, और भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र, और दूसरी सबसे लंबी नदी है सिंधु, ठीक है। तो सिंधु नदी जहां से निकलती है उसको क्या बोलते हैं, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। अब देखो ये यहां से निकली गई, अब इससे बहुत सारी सहायक नदियां जुड़ेंगी, अलग अलग बताएंगे। यहां पर शेक नदी जुड़ती है, छोटी मोटी नदियां, बड़ी नदियों के बारे में हम बात करेंगे जो इससे मिलती हैं, और कहीं ना कहीं जाकर के ये समाप्त हो जाएगी। तो पाकिस्तान में यहां पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है मकरान तट, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि सिंधु नदी का मुहाना कहां पर है, तो आप बोल दो मकरान तट, अरब सागर का हिस्सा है। आप सीधे बोल सकते हैं कि मकरान तट में इसका मुहाना बनता है, या एंड पॉइंट या टी पॉइंट बनता है, ठीक है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, और एंड है इसका मकरान तट। अब देखो सिंधु नदी एक प्राचीन नदी है, इससे एक सभ्यता भी जुड़ी हुई है, तो उसके बारे में भी छोटे छोटे से पॉइंट बनेंगे, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। इसकी और भी सहायक नदियां हैं, जैसे झेलम, झेलम भी इसकी एक सहायक नदी है, मैं यहां लिख देता हूं, आपको समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में एक जगह पड़ती है, जम्मू कश्मीर का एक क्षेत्र है जिसको हम बोलते हैं बेरीनाग, ठीक है, बेरीनाग। देखो एक पॉइंट याद रखें, नाग वर्ड अगर आ जाए, अनंतनाग, शेषनाग, ठीक है, तो ये सब जम्मू कश्मीर में है, ठीक। तो बेरीनाग जगह है, वहां पे शेषनाग झील है, या बेरीनाग झरना मैं लिख देता हूं यहां पे, ठीक है। वहां से आपकी एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, झेलम, ठीक है। अब झेलम निकलती कहां से है, बेरीनाग झरने से, या बेरीनाग झरने के निकट में बनी है एक शेषनाग झील, मैं लिख देता हूं यहां पे, शेषनाग झील वहां से निकलती है, ठीक है। और ये झेलम नदी जाकर के सीधे एक नदी है इधर यहां पे, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो ये सब छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, उन सब के बारे में बात कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश पड़ता है, हिमाचल में से एक नदी निकलती है, और हिमाचल में एक जगह है जिसको हम बोलते हैं बाड़लाचा दर्रा, बाड़लाचा दर्रा, ठीक है।
बाड़लाचा दर्रा से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चिनाब। ठीक है, कौन सी नदी निकलती है? चिनाब। अब चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बाड़लाचा दर्रे से निकलती है और जाकर के पाकिस्तान में सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है। अब अगर आपसे पूछे कि चिनाब नदी का उद्गम स्थल क्या है तो आप बोलोगे बाड़लाचा दर्रा, और इसका टी पॉइंट यानी एंड पॉइंट मुहाना कहां पर है तो आप बोलोगे सिंधु, क्योंकि चिनाब नदी किसमें मिलती रही है? सिंधु में। अब इसी प्रकार जैसे झेलम नदी निकली कहां से? शेषनाग झील से, तो इसका जो एंड पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? चिनाब नदी। ठीक है, तो झेलम नदी का मुहाना कहां पर है? चिनाब नदी में, और निकलती कहां से है? शेषनाग झील से। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखने। अब देखो इसमें एक पॉइंट और समझना है हमको कि देखो चेमायुंगडंग ग्लेशियर के जस्ट बगल में यहां पर मानसरोवर झील है और इसके बगल में एक और झील है जिसका नाम है राक्षसताल झील। ठीक है, राक्षसताल झील। ठीक है, अब इस राक्षसताल झील से एक नदी निकलती है ऐसे, और ये बहते हुए जाकर के यहां पर चिनाब नदी में आकर के मिल जाती है। इस नदी का नाम है सतलज। ठीक है, सतलज नदी कहां निकलती है? तो इसको भी बोलोगे तिब्बत की राक्षसताल झील से निकलती है, तो इसका उद्गम स्थल क्या हो गया? राक्षसताल झील। और इसका मुहाना कहां पर हो गया? तो बोल दे चिनाब नदी। ये पॉइंट है, क्वेश्चन ही है, समझ लो। आपसे डायरेक्ट पूछेगा सतलज का मुहाना, तो सीधे क्या बोलोगे? चिनाब नदी। और उद्गम स्थल क्या है? तो बोलोगे राक्षसताल झील। अब एक पॉइंट ये है कि देखो सतलज भी कैसी है? एक अंतरराष्ट्रीय नदी है, इंटरनेशनल रिवर है, यानी 3 देशों से होकर के गुजरती है, तिब्बत, भारत और पाकिस्तान। तो ये भी कैसी है? इंटरनेशनल रिवर है। ठीक है, एक बात समझ गए होंगे आप। अब देखो सतलज में कुछ छोटी नदियां और भी मिलती हैं, जैसे एक नदी है, यहां पे मैं लिख देता हूं छोटा सा, व्यास नदी। ठीक है, मैं यहां भी लिखता चलता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। व्यास नदी देखो हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है। ठीक है, उस दर्रे का नाम है रोहतांग दर्रा, याद रखना इसको, रोहतांग दर्रा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि व्यास नदी कहां से निकलती है तो सीधे बोल देना रोहतांग दर्रे से। ठीक है, कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। और व्यास नदी आकर के किसमें मिल जाती है? सतलज नदी में। तो देखो व्यास का मुहाना किसमें है? सतलज नदी में है। ठीक है, और ध्यान से देखो एक पॉइंट और बन रहा है इसमें कि व्यास नदी जो है वो भारत के अंदर ही इसमें मिल रही है, बाकी नदियां भारत के बाहर मिल रही हैं। तो एक पॉइंट ये याद रखना है, सिंधु नदी की एक प्रमुख नदी है व्यास नदी, जिसका मुहाना किसमें है? सतलज नदी में। अब इसका एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूं। व्यास नदी सतलज नदी में जिस जगह पर मिलती है वहां पर एक बैराज बना हुआ है, इसका नाम है हरके बैराज। ठीक है, क्या याद रखोगे? हरके बैराज बना हुआ है। ठीक है, अब देखो इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि इसी हरके बैराज से एक नहर निकाली गई है, बहुत बड़ी नहर है, राजस्थान होते हुए पंजाब के क्षेत्रों में गई हुई है। इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नहर है। तो किस जगह पर बनी हुई है? तो बोल देना पंजाब का क्षेत्र है। ठीक है, हरके बैराज। ठीक है, हरके बैराज कहां पर है? तो बोल देना पंजाब का एक जिला है कपूरथला। ठीक है, कपूरथला में ये हरके बैराज बना हुआ है, और हरके बैराज जहां पर बना हुआ है, ठीक है, वहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो भारत की सबसे लंबी नहर है, सबसे बड़ी नहर है। ठीक है, तो व्यास नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो बोलोगे रोहतांग दर्रा। और इसका मुहाना कहां है? तो बोलोगे सतलज नदी। ठीक है, अब देखो एक नदी और है, रोहतांग दर्रे से ही निकलती है, और इस नदी का नाम है रावी। ठीक है, मैं यहां लिखता जा रहा हूं, देखते जाइएगा आप। ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो रोहतांग दर्रे से ही कौन सी नदी निकलती है? रावी नदी। ठीक है, रावी नदी ये रही, ये रहा हमारा रोहतांग दर्रा, और रोहतांग दर्रे से ही बगल में से ही ये नदी निकल के जा रही है। ठीक है, और रावी नदी भारत से होते हुए सीधे यहां पर पाकिस्तान में सिंधु नदी, चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है।
तो अगर आपसे पूछे कि रावी नदी, ठीक है, किस नदी में अपना मुहाना बनाती है, तो बोलोगे चिनाब नदी में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, चिनाब नदी किसका टी पॉइंट है, तो देखो एक तो हमारी सतलज नदी का भी है, ठीक है, रावी का भी है और झेलम का भी है। ठीक है, इन सभी चारों नदियों को समेकित करके चिनाब नदी किसमें मिल जाती है, सिंधु नदी में। अब इसमें एक पॉइंट और है कि सिंधु नदी की किस ओर मिलती है, तो बोलते हैं ना बाईं ओर, दाईं ओर नहीं, किस ओर मिलती है, बाईं ओर। सतलज नदी, चिनाब नदी सभी सहायक नदियों का जल लेकर के किसमें मिल जाती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, एक पूरा का पूरा जल तंत्र कि उद्गम स्थल कहाँ है, ठीक है, इसका मुहाना कहाँ है, ये हम छोटे छोटे पॉइंट समझते चल रहे हैं। अब देखो इसका कुछ ऐतिहासिक महत्व भी बता देता हूं आपको, ताकि वो भी परीक्षाओं में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो जैसे चिनाब नदी है, ये है चिनाब नदी। चिनाब नदी उत्तर वैदिक या वैदिक पीरियड में इनके विशेष महत्व थे। ठीक है, तो चिनाब नदी के वैदिक नाम की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं आस्कनी। आस्कनी, देखो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछे चिनाब नदी का वैदिक नाम या प्राचीन नाम क्या है, तो आप सीधे बोलोगे आस्कनी नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार अगर व्यास का पूछे आपसे, ठीक है, तो व्यास का प्राचीन नाम है विपाशा। क्या बोलेंगे हम, विपाशा। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, विपाशा बोलेंगे। ठीक है, रावी नदी का ऐसे ही प्राचीन नाम है, इसको बोलते हैं पारुष्णी। क्या बोलते हैं, पारुष्णी नदी नाम था किसका, रावी नदी का। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार झेलम, देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, झेलम नदी का भी एक प्राचीन नाम है जिसको हम बोलते थे वितस्ता। डायरेक्ट परीक्षा में पूछा जाता है कि झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो आप बोलोगे क्या, वितस्ता नाम था। ठीक है, चिनाब का क्या था, आस्कनी, व्यास का क्या था, विपाशा। ठीक है, और रावी का क्या था, पारुष्णी नदी था। ठीक है, सतलज का भी पूछ लेता तो यहीं पहले मैं लिख देता हूं, सतलज को बोलते थे सतुद्रणी। ठीक है, क्या बोलते थे, इसका प्राचीन नाम क्या है, सतुद्रणी। ठीक है, तो इनसे भी आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है कि भाई झेलम का प्राचीन नाम क्या है। एक युद्ध है बहुत फेमस जिसको हम बोलते हैं हाइड स्पीसीज का युद्ध, सिकंदर और पोरस के बीच में, तो वो इसी नदी वितस्ता नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, ऐसे ही वैदिक सभ्यता में एक युद्ध का जिक्र है, दशराग युद्ध। ठीक है, तो दशराग युद्ध आपसे पूछे किस नदी के तट पर हुआ था, तो आप बोल देना रावी नदी के तट पर, और रावी भी ना दिया हो तो क्या बोलोगे आप, पारुष्णी नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, दशराग युद्ध वैदिक सभ्यता का युद्ध। प्राचीन युद्धों में हाइड स्पीसीज का युद्ध, तो बोल देना वितस्ता नदी। वितस्ता नदी मतलब झेलम नदी के तट पर हुआ था। तो देखो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो हम थोड़ा सा कंसेप्चुअल, थोड़ा सा फैक्चुअल, दोनों प्रकार से पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो अभी देखो इसमें एक चीज मैं अभी आपको और बताऊंगा कि सिंधु नदी जल तंत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता भी हुआ था। ठीक है, तो इतना आप समझ लीजिए आज के लिए। ठीक है, फिर इसी के आगे मैं इसमें कॉन्ट्रैक्ट आपको बताऊंगा। सिंधु नदी में सिंधु नदी जल समझौता हुआ था 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो उसके विषय में भी मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी हम आप बाद में बात करेंगे। ठीक है, नमस्कार।